राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। प्लीज़ ये जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। वह खुद में ही सोचने लगती है कि कौन हो सकता है जिसका चेहरा उस वैदिक राजवन से मिलता जुलता हो। नताशा को लगता था कि इस इंसान का चेहरा उसके जहन में पहले से ही है, पर वह बहुत कोशिशों के बावजूद उसे याद नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक नताशा को कुछ याद आया और वह खुद से बोली, ओह शिट, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। अब आगे नताशा के काम करने वाले हाथ अचानक से रुक गए। वह कुछ सोचने लगी और सामने की तरफ देखते हुए धीरे से खुद से ही बोली, नैतिक राजवंश, तुम जाने कब से आसपास ही थे। मेरे ही निगाहें तुम पर पहुंच नहीं पाई। ये बोलते हुए इसके चेहरे पे काफी ज्यादा मिस्टीरियस एक्सप्रेशंस थे। फिर उसकी निगाहें सामने की तरफ पड़ती हैं। वह सोचने लगती है कि कैसे उसे एक के बाद एक हिट मिलते गए, पर रुद्रांश ने इतना सोचा ही उस तरफ। रुद्रांश आएगा या यहाँ पे नताशा ने इतना सोचा ही कि उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नताशा सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, नैतिक राजवंश, मैंने इतने सालों में तुम्हें कहाँ कहाँ और कैसे कैसे नहीं ढूंढा। मुझे लगा नहीं था कि तुम यूं अचानक खुद ही अपनी मौत को गले लगाने के लिए तुम बिल्कुल तैयार बैठोगे। ये बोलते हुए नताशा अपने चेहरे पे एक विनिंग स्माइल ले आती है और वह खुद को संभालते हुए बोली, अब जब मुझे मेरा टारगेट मिल चुका है, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे शार्पली इस इंटेलिजेंसी के साथ इसे सीक्रेट प्लान को अंजाम देने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यह सोचते हुए नताशा का चेहरा काफ़ी कठोर लग रहा था। यह सोचकर वह एक बार फिर खुद को शांत करने की कोशिश करती है और फिर भी उसकी बेचैनी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नताशा खिड़की के पास जाकर अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए खुद से ही बोली, ये क्या हो रहा है मुझे? इतनी बेचैनी तो आज से पहले कभी नहीं हुई, तो फिर आज ये क्यों? नताशा कमरे में ही इधर उधर टहलते हुए अपनी बेचैनी दूर करने की कोशिश करती है। उसे नहीं पता था कि युवान इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अगर नताशा को इस बारे में पता होता तो उसे बहुत तकलीफ होती। कुछ याद करते हुए नताशा बोली, सब ठीक तो है ना? युविका के साथ कहीं गई हुई है। वह आज भी वहां से वापस लौटी है। युविका ने उसके कही थी कि उनकी मुलाकात कल कॉलेज में होगी। फिर नताशा का ध्यान युवान की तरफ गया। पता नहीं क्यों, पर आज उसे युवान के बारे में सोचकर उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अचानक से नताशा खुद से ही बोल पड़ी, मैं आज उस युवान के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि वह किसी बड़ी तकलीफ से गुजर रहा है। फिर कुछ सोचकर वह युवान को अपने ख्याल से बाहर करने की कोशिश करती है, पर जब उसे नहीं होता तो वह अपना फ़ोन लेकर युवान को कॉल करने लगी। पर एक पूरी रिंग जाने के बाद भी युवान ने कॉल नहीं उठाया तो वो सोच में पड़ गई। उसने दोबारा ट्राई किया, इस बार भी रिस्पॉन्स सेम ही रहा। कुछ सोचकर नताशा ने युविका को कॉल किया। वह इस वक्त हॉस्पिटल में थी और अपने भाई के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। युविका का ध्यान अपने फ़ोन की तरफ नहीं गया। वहीं युविका का भी कॉल का जवाब न देना कहीं न कहीं नताशा को शक का घेरे में कर रहा था। वह मन ही मन बोली, अब इसे क्या हो गया? हॉस्पिटल में सभी युवान के होश में आने की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यक्षित को अपने भाई की हालत देखकर नैतिक राजवंश पर बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था। उसकी लाल आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जहां से निकलकर वह उसे उसके लिए किए की खौफनाक सजा देना चाहता है, पर इस वक्त फिलहाल उसका सारा ध्यान अपने भाई पर ही टिका हुआ था। सॉरी, आज थोड़ी तबीयत ठीक न होने की वजह से हो सकता है आवाज़ में चेंज हो। यक्षित के रिएक्ट पर दादाजी और अनिल जी सिंघानिया मेंशन जाने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि वो दोनों काफ़ी देर से वहाँ पर मौजूद थे, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यक्षित के रिक्वेस्ट पर वन्या और जीविका भी दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से मेंशन के लिए निकल गईं। युविका वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए यक्षित ने उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया। शौर भी वहाँ से एक पल के लिए हिला नहीं था। उसे हर हाल में अपना दोस्त सही सलामत चाहिए था।
वहीं यक्षित का ध्यान अनय और दृष्टि की तरफ गया। वह उन्हें भी समझाते हुए बोला कि वे मेंशन के लिए निकल जाए, वे सब वहां पर मौजूद हैं। दृष्टि की सिचुएशन देखकर अनय ने हाँ में सिर हिला दिया। विवेक ने यक्षित के साथ रुकना डिसाइड किया था। यक्षित ने भी उसे मना नहीं किया। इतनी देर तक इंतजार करते करते दृष्टि काफी ज्यादा थक चुकी थी। कार में बैठते हुए अनय के शोल्डर पर अपना सिर टिका देती है। उसे अचानक नीलम जी की कई बातें याद आती हैं। याद रखिएगा दृष्टि बेटा, रजावत मेंशन में एक बांझ औरत की कोई जगह नहीं होती है। दृष्टि के मन में जैसे ही ये बात आई, उसका चेहरा चिंता की लकीरों से भर आया। यकायक उसके चेहरे पे कठोर भाव आ गए। अनय का ध्यान तो दृष्टि के मासूमियत से भरे चेहरे पर ही अटकी हुई थी। वह बड़ी बारीकी से उसका चेहरा नोटिस कर रहा था। एक बार फिर अनय को दृष्टि के चेहरे पे तकलीफ और स्ट्रेस की लकीरें नजर आई। उसने उनके गालों पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, वाइफी, आर यू ऑलराइट? तुम्हें कहीं पर तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? दृष्टि ने झट से ना में सिर हिला दिया। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, लेकिन मैं एपिसोड डाल रही हूँ, सो वॉइस में चेंज हो सकता है, सो सॉरी फॉर दैट। दृष्टि ने झट से ना में सिर हिला दिया। अपनी आंखों वो करते हुए बोली, मुझे आपकी भाव में सोना है। अन्य दृष्टि की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी भाव में ठीक से एडजस्ट कर लेता है। थोड़ी देर में दृष्टि की नींद आ जाती है। वे सब आज काफी वक्त से हॉस्पिटल में थे। अनय इस वक्त युवान के बारे में ही सोच रहा था। वह मन ही मन बोला, आई होप युवान को होश आ जाए, वरना यक्षित नैतिक राजवंश का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देगा। एक बार फिर उसे राक्षस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। नैतिक राजवंश, इस बार तुमने गलत आदमी से दुश्मनी मोल ली है। इसका नतीजा तुम्हें सूद समेत चुकाना होगा। अनय कार के विंडो की तरफ देख ही रहा था। सब उसने मन में सोच रखा था। तभी उसकी निगाहें खुद से चिपकर सो रही दृष्टि पर पड़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह बिल्ली के बच्चे की तरह सो रही थी। उसे देखकर अनय के फेस में एक प्यारी सी स्माइल आ गई। रजावत मेंशन। नीलम जी और गौतम जी लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे कर शाम की चाय पी रहे थे। नीलम जी की चाय चुस्कियां लेते हुए बोली, गौतम जी, ये क्या बात हुई? हम यहाँ हमारी बहुरानी से मिलने आए हैं और एक वो है जिन्हें हमारे होने या ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। गौतम जी जानते थे उसकी दीदी का स्वभाव बाकियों से थोड़ा हटके है। वो चीज़ों को अपने हिसाब से देखना पसंद करती थी, जो कि हर वक्त संभव नहीं था। उन्हें सब पर अपनी निगाहें और सोच थोपना बहुत ज़्यादा ही पसंद था। उनकी यही नेचर अनय को समझ से तो परे था, पर इसी वजह से उन्हें पसंद नहीं करता था। गौतम जी की चाय की चुस्की लेते हुए दृष्टि का बचाव करते हुए बोले, ऐसी बात नहीं है दीदी, दृष्टि और अनय का हॉस्पिटल जाना बेहद ज़रूरी था। नीलम जी अपने मन में बोली, ऐसी कौन सी जरूरी काम आन पड़ गई इन्हें हॉस्पिटल में, वो भी तब जब हम इनके घर आए हैं। इनसे तो हम बाद में निपट ही लेंगे। नीलम जी गौतम जी की तरफ देखते हुए बोली, गौतम, लगे हाथ तुम भी अपनी बहू का चेकअप हॉस्पिटल में करवा ही लो। नीलम जी के ऐसे करने पर गौतम जी को अपनी हैरान भरी और सवालियत नज़रों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, पर दीदी, दृष्टि तो बिल्कुल ठीक है, उसे चेकअप की क्या ज़रूरत है? वैसे भी मेरा बेटा मेरी बहू का पूरा ध्यान रखता है। नीलम जी की अपना ज्ञान देते हुए बोली, देखो गौतम, हमारी बातों का बुरा मत लगाना, पर हमें लगता है दृष्टि बहू में कोई कमी है, इसलिए तो तुम अब तक पोते पोती की शक्ल नहीं देख पाए हो। नीलम जी का यूं बार बार दृष्टि के बच्चे को लेकर टारगेट करना गौतम जी को इरिटेट कर रहा था। फिर नीलम जी पर भड़क तो चाहते थे, पर कुछ सोचकर उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और ठंडी आवाज़ में बोले, दीदी, हम बिना किसी आधार के किसी के बारे में इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते। हो सकता है कि जल्दी बच्चा ना करना दृष्टि और अनय का पर्सनल डिसीजन हो, और सच कहूँ तो मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। गौतम जी ने जैसे ही ये कहा, नीलम जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कानों में अंगारे डाल दिए हों। उन्हें लगा नहीं था कि गौतम जी अपनी बहू को इस तरह से सपोर्ट करेंगे। उनका यहाँ आने का मकसद ही यही था कि परिवार के लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किए जाए, पर अफसोस अब तक वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई थी। नीलम जी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गौतम जी की
तरफ देखते हुए बोली, सच में गौतम, ये बात तुम कह रहे हो? क्या वो तुम नहीं थे जिन्हें अपने नन्हे पोते पोतियों के साथ खेलने की जल्दी थी? नीलम जी की बात पर गौतम जी अपने चेहरे पे हल्की स्माइल ले आते हैं। गौतम जी नीलम जी के इस सवाल का सीधा सा सरल जवाब देते हुए बोले, दीदी आप तो जानती है ना, मैंने अनय को बचपन से लेकर आज तक कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। मैं उन स्वार्थी पेरेंट्स में नहीं हूँ जो अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर थोपते हैं। मैं दृष्टि को सिर्फ अपनी बहू ही नहीं बल्कि अपनी बेटी भी मानता हूँ। तो आप भी बताइए दीदी, मैं अपनी बेटी से उसकी मर्जी के खिलाफ अपनी इच्छा कैसे रखूं? हाँ, मुझे दादा बनने की जल्दी है, पर इतनी भी नहीं कि वो इच्छा मेरे बच्चों पर बोझ बन जाए। गौतम जी ने ये जानबूझकर नीलम जी को सुनाने के लिए कही थी। वे दृष्टि की ओर इंसल्ट सुनना नहीं चाहते थे और वो भी जब ये आई थी तब से दृष्टि के नुक्स निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। गौतम जी की बातें सुनकर नीलम जी के मन में बोली, गौतम तुम चाहो तो उसे अपनी बहू मान सकते हो, पर मैं बिल्कुल भी नहीं। ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। सड़क से उठकर सीधे महल में रहना किसी भी दो कौड़ी की लड़की के गुरूर को बढ़ा देता है। तुम्हारी प्यारी सी बहू के साथ भी कुछ ऐसा ही है। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी मेन दरवाजे से अनय दृष्टि को अपनी गोद में लेकर एंटर हुआ। वह उसे अंदर लाते हुए एक नज़र गौतम जी को देखता है। वे देख पा रहे थे कि दृष्टि की आंखें बंद है और इस वक्त वो आराम से सो रही है। दृष्टि को यूं अनय के भाव में देखकर नीलम जी के तन बदन में आग लग गई थी। वह दृष्टि पर नुक्स निकाले जा रही थी और एक उसका भाई और उसका भतीजा था जो उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे थे। नीलम जी बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी पर वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। गौतम जी ने इशारे पर अनय दृष्टि को लेकर उनके बेडरूम में ही आ गया। अनय ने आहिस्ते से दृष्टि को बेड पर लेटा दिया। थकी हुई होने की वजह से उसे बहुत जल्द गहरी नींद आ गई। वह उसे बेड पर लेटाकर ऊपर उठने को हुआ था कि उसे रियलाइज हुआ कि दृष्टि अपनी मुट्ठियों से उसकी शर्ट को भरे हुए है। उसकी इस हरकत से अनय के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वह दृष्टि की तरफ झुककर आहिस्ते से उसके गालों पर चुमकर उसे खुद से अलग कर देता है। वर्कर भी अब नीलम जी के बिहेवियर को थोड़ा सा समझ पा रहे थे। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। दृष्टि के ने झट से ना में सिर हिला दिया। वह अपनी आंखों से करते हुए बोली, मुझे सॉरी, ये रिपीट हो रहा है। और अनय इस वक्त युवान के बारे में ही सोच रहा था। सॉरी, ये भी रिपीट है। सॉरी, वो पूरा एपिसोड ही दोबारा रिपीट हो गया था। अनय ने आहिस्ते से दृष्टि के हाथों में अपनी शर्ट को छुड़ाकर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर करके वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चला गया था। थोड़ी देर बाद जब शॉवर लेकर आया, उसकी निगाहें सामने बेड पर सोती हुई खूबसूरत बीवी पर गई। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। वह वहीं सोफे पे बैठकर अपना लैपटॉप लेकर उस पर काम करने लगा। हॉस्पिटल में यक्षित और बाकियों के इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही थी। 24 घंटे खत्म होने के बाद कुछ ही समय रह गए थे। शौर्य देख पा रहा था कि युविका की हालत कितनी खराब हो गई है। वह डेफिनेटली उसे इस हालत में तो देखना नहीं चाहता था। युविका जहाँ पर बैठी थी, शौर्य वहाँ पर उसके बगल में बैठ गया। वह युविका की तरफ देखते हुए बोला, युविका। शौर्य की आवाज़ सुनकर युविका उस तरफ पलटती है। शौर्य फिक्र भरी आंखों से उसे ही देख रहा था। वह बोला, युविका प्लीज़ कुछ खा लो। अगर तुम ऐसे ही काफ़ी देर तक भूखी रहोगी तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी। युविका ने दो टूक जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं खाना। शौर्य फिक्र भरी टोन में बोला, युविका देखो, जिद मत करो। यक्षित भाई ऑलरेडी युवान के लिए परेशान है। अगर तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई तो वो किस किस को संभालेंगे। शौर्य की इस बात पर युविका का पर असर होता है। वह एक नज़र उसकी तरफ देखती है और युविका का चेहरा इस वक्त बेहद ही मुरझाया हुआ था। शौर्य उसकी तकलीफ समझ सकता था क्योंकि वो भी तो उसी तकलीफ से गुजर रहा था। उसे देखते हुए युवान पास में ही कैफे से युविका के लिए कुछ लेकर आता है। युविका शौर्य को से वो लेकर खाने लगती है। तभी युविका को कुछ ध्यान आता है। वो खाने की एक बाइट शौर्य की तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया ना। शौर्य ने कभी नहीं सोचा था युविका को कभी उसकी इतनी फिक्र होगी। उसी के लिए तो यही बहुत था। दोनों शौर्य के लिए
खाने से अपना पेट भर लेते हैं। थोड़ी देर बाद युविका को ऐसा फील होता है जैसे युवान की बॉडी में हलचल हो रही है। वो जल्दी से यक्षित, शौर्य और विवेक को वहाँ पर बुलाती है। तीनों दौड़कर वहाँ आते हैं। यक्षित डॉक्टर को बुलाता है। एक डॉक्टर आकर युवान का चेक करने लगता है। उसकी बॉडी में हलचल देखकर सबको एक उम्मीद सी बंध गई थी, युवान अब ठीक हो जाएगा। ये सब आस भरी निगाहों से डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। युवान को पूरी तरह से चेक करने के बाद डॉक्टर थोड़ी देर के लिए तो पूरी तरह से शांत हो जाता है। डॉक्टर को ये चुप्पी सबको बहुत खल रही थी। विवेक डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ डॉक्टर, एवरीथिंग इज ऑल राइट? डॉक्टर ने एक नज़र यक्षित की तरफ देखा और कहा, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, हम उन्हें नहीं बचा सके। आपके भाई कोमा में चले गए। किसी को भी डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं हुआ। यूँ कहें उसके कान इस बात पर यकीन करने के लिए बने ही नहीं थे। युविका इमोशनल होकर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर ऐसा नहीं हो सकता, आप प्लीज़ उन्हें एक बार फिर से चेक कीजिए ना। शौर्य भरे मन से युविका के कंधे को पकड़ते हुए बोला, युविका प्लीज़ शांत हो जाओ। युविका की आंखों में आंसू आ गए। यक्षित भी उसके भाई के लिए अंदर ही अंदर बहुत तड़प रहा था। वह गुस्से से वहाँ से निकल गया। युविका के लिए यह तकलीफ बहुत बड़ी थी। उसे लगा था कि भगवान सब ठीक कर देंगे और युवान को होश आ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। युविका के लिए ये ड्रामा सहना बहुत मुश्किल था। वह एकदम से अनकॉन्शियस होकर गिरने लगी। अनकॉन्शियस होकर पर वक्त रहते शौर्य ने उसे संभाल लिया। उसे अपनी भाव में उठाकर उसे दूसरी वार्ड की तरफ लेकर जाने लगा। शौर्य ने उस पर बेड पर लिटा दिया। डॉक्टर उसका चेकअप करने लगे। शौर्य विवेक वहीं खड़े बाहर थे। विवेक शौर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम युविका को संभालो, मैं यक्षित को देखकर आता हूँ। शौर्य ने हाँ में से हिला दिया। विवेक जानता था इस वक्त उसका भाई कैसा फील कर रहा होगा। वो ये भी जानता था कि शौर्य स्ट्रांग होने का दिखावा कर रहा है, वरना तो वह इस वक्त अपने भाई के सीने से लगकर फूट फूट कर रोना चाहता है। विवेक जानता था कि ये वक्त उन्हें एक दूसरे के इमोशंस को संभालने का और संभलने का नहीं है। इस वक्त यक्षित और युविका को उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। शौर्य वही युविका के वार्ड के बाहर खड़ा था। विवेक उसी तरफ जाने लगा जिधर यक्षित गया था। एक कैबिन में पहुंचकर विवेक ने देखा कि यक्षित की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी। गुस्से में उसने दीवार पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे उसके हाथों में खून रिसने लगा। यक्षित की यह हालत देखकर विवेक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, यक्षित क्या कर रहा है, संभाल खुद को। अभी तो तुझे दादाजी, अनिल अंकल जी, बाकी सबको भी संभालना है। यक्षित गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मुझे नैतिक राजवंश जिंदा और बिल्कुल सही सलामत चाहिए, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना छिपा बैठा हो। विवेक अपनी कोल्ड टोन में बोला, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, पर इस वक्त तेरे होश में रहना जरूरी है। तो जोश में होश मत खोना, क्योंकि इस वक्त सिंघानिया फैमिली को तेरी जरूरत है मेरे भाई। विवेक के समझाने पर यक्षित समझ जाता है और दोनों युविका को तरफ चले जाते हैं। शौर्य वहाँ पर चुपचाप खड़ा होकर युविका के होश में आने का वेट कर रहा था। एक लेडी डॉक्टर बाहर आई और यक्षित को इन्फॉर्म करते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, आपकी बहन को आपके भाई के कोमा में जाने की न्यूज़ सुनकर गहरा सदमा लगा है, इसलिए वो बेहोश हो गई है, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। अपने भाई के कोमा में जाने से उसे सदमे में चली गई है, हमने इंजेक्शन लगा दिया है, नर्स ऐसे बोल रही थी, और वह कुछ घंटे में ही होश में आ जाएगी। पर एक बात का ध्यान रखिए, इनसे आप ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जिनसे उन्हें स्ट्रेस महसूस हो। तीनों हाँ में सिर हिला देते हैं और युविका के वार्ड में चले जाते हैं। दूसरी तरफ वन्या को युवान के साथ साथ यक्षित की भी बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि यक्षित को ठीक हुए ही ज़्यादा वक्त नहीं हो रहा था। उसे आराम की सख्त ज़रूरत थी, पर वन्या ने भी जानती थी कि यक्षित अपने भाई को छोड़कर कभी भी आराम करना नहीं चाहेगा। वह मन ही मन युवान और यक्षित दोनों के लिए प्रे कर रही थी। वन्या की आंखों से आज नींद पूरी तरह से गायब थी। कल क्या होने वाला है, इसी बात को लेकर भी इसकी अंदाज़ा नहीं था। हालांकि वो डैमेज होना था वो हो चुका, बस वन्या को और बाकी के फैमिली मेंबर्स को इस बारे में पता था। वन्या रात के करीब 2 बजे तक सीलिंग को घूर रही थी और कुछ सोचे जा रही थी। तभी इसके कानों में एक मासूम सी आवाज़ आई, मम्मा, तातू ठीक तो हो जाएंगे ना? वन्या अपने साइड में देखती है तो ये नन्हा बेट था
जो ब्लैंकेट में अपना छोटा सा सिर निकालकर अपनी मम्मा की तरफ आस भरी निगाहों से देख रहा था। वन्या वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, बेटा आप इतनी रात तक जाग रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही? नन्हा वेद अपना छोटा सा सिर ना में हिलाते हुए बोला, नो मॉम, वेदांश को नींद नहीं आ रही तो वेदी दीदी को बहुत मिच गल्ला है। वन्या वेद के माथे पर प्यार से चूमते हुए बोली, डैडी कल आ जाएंगे हाँ, पर अभी आपको सोना पड़ेगा, ओके? नन्हा वेद एक बार फिर अपनी मम्मा के आंखों में झांकते हुए बोला, मम्मा क्या तातू ठीक हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब तो वन्या के पास भी नहीं था, क्योंकि उसका दिल एक अजीब से डर ने घेर लिया था जो कहीं ना कहीं कुछ बुरा होने की तरफ इशारा कर रहा था। पर फिर भी अपने डर को काबू में करते हुए वन्या वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोली, आपके चाचू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपनी मम्मा के मुंह से वेद ये सुनते हैं तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब उसके चाचू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसलिए वह अपनी मम्मा से दुबक कर चैन से नींद सो जाता है। हॉस्पिटल में युविका को अब तक होश आ चुका था। यक्षित उसके पास बैठा हुआ उसे संभाल कंसोल कर रहा था। विवेक भी युविका को शांत करने की पूरी कोशिश करते हुए बोला, युविका प्लीज शांत हो जाओ, डॉक्टर ने ऐसा तो नहीं कहा कि युवान हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है, वो कोमा में जरूर है, पर यकीन युविका अपने आप को संभालो, हम उसे ज़्यादा वक्त तक कोमा में नहीं रहने देंगे, उसे बहुत जल्द अपनी दुनिया में वापस लेकर आएंगे। विवेक की बातें सुनकर युविका सवालिया नजरों से यक्षित की तरफ देखती है। वो हाँ में अपनी पलकें झपका देता है। युविका यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, भाई मैं युवान भाई के गुनहगार को उसके लिए की सजा भुगतते हुए देखना चाहती हूँ। यक्षित युविका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, उस गुनहगार को उसके लिए किए की सजा जरूर मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। अब तक यक्षित के ऑर्डर पर तेजस और आस्तिक भी वहाँ आ चुके थे। यक्षित अपनी कोल्ड टोन में बोला, नैतिक राजवंश जहाँ कहीं भी हो, जल्द से जल्द मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए। एक बात और खास ध्यान रखना, वे बिल्कुल सही सलामत हो ताकि उसे मेरे अंदर के ही तकलीफ महसूस करवा सकूं। तेजस और आस्तिक यस बॉस कहते हैं और वहां से निकलकर अपने काम में लग जाते हैं। यक्षित और बाकी सब डॉक्टर के केबिन की तरफ जाने लगे। यक्षित सामने चेयर पर बैठा हुआ था और बाकी के डॉक्टर्स जिन्होंने युवान का इलाज किया था वे उसके सामने बैठे हुए थे। एक डॉक्टर युवान की रिपोर्ट देखते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया, इस ब्लास्ट का असर आपके भाई के नर्वस सिस्टम पर हुआ है। हम एग्जैक्टली ये टाइम नहीं बता सकते कि उन्हें कब होश आएगा। हो सकता है कि उन्हें 1 महीने में भी होश आ जाए। ये ड्यूरेशन 1 साल भी हो सकती है। विवेक उस डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर क्या कोई सॉल्यूशन नहीं है जिससे युवान की रिकवरी की स्पीड अप किया जा सके? डॉक्टर बोला, सॉल्यूशन तो है मिस्टर ओबरॉय, पर इस वक्त ये काफ़ी रिस्क हो सकता है। अगर उन्हें उस एनवायरनमेंट में रखा जाए जहाँ वे अपनी फैमिली के अफेक्शन और उनके लव को महसूस कर सकते हैं तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि उनकी रिकवरी को एक बूस्ट मिलेगा। पर उनकी कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि उन पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए। आपको कुछ वीक्स वेट करने होंगे। कुछ वीक्स के रिपोर्ट के बाद ही हम बता सकते हैं कि उन पर ये एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं या नहीं। यक्षित और बाकी सब कुछ ध्यान से डॉक्टर की बातें सुन रहे थे। एक डॉक्टर उनकी तरफ देखते हुए बोला, अगर मिस्टर सिंघानिया की बॉडी ने ठीक तरीके से रिएक्ट किया तो वे बहुत जल्द आपके सामने होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। यक्षित अपना सिर हाँ में हिलाता है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग युवान को कुछ दिन और हॉस्पिटल में ही रहना था, फिर वे उसे अपने साथ घर ले जा सकते थे। यक्षित ने डिसाइड किया था कि वह युवान को घर पर ही रखेगा क्योंकि वह बहुत जल्द अपने भाई को वापस से सही सलामत देखना चाहता था। यक्षित को खुद पर पूरा यकीन था कि वह अपने भाई को ठीक करके ही दम लेगा। अनिल लगातार अपने लैपटॉप पर ही काम कर रहा था। यक्षित के साथ हॉस्पिटल में होने की वजह से उसके बहुत से ज़रूरी काम पेंडिंग में चले गए थे जिन्हें निपटाना बहुत ज़रूरी था। काम करते वक्त अनिल को एक वक्त भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। उसका ध्यान जब टूटा तो उसकी निगाहें वॉल क्लॉक पर गई।
जिस पर 10 बज रहे थे। राजावत मेंशन में डिनर के टाइमिंग 8:30 से 9 बजे के बीच कभी भी हो जाया करती थी। ये रूटीन भी गौतम जी ने बनाया था। शादी से पहले अनय अपने काम में बहुत मशरूफ रहा करता था। गौतम जी ने अनय की वर्कोहॉलिक नेचर को देखते हुए ही खाने की टाइमिंग भी सेट करके रखी थी। अचानक से अनय के हाथ लैपटॉप पर से रुक जाते हैं और उसे एकदम दृष्टि का ख्याल आता है। तो अभी भी सो रही थी। वह लैपटॉप बंद करके सीधा दृष्टि के पास जाता है। उसे आज यूं इतनी देर तक सोता देख अनय की काफ़ी अजीब लग रहा था। मतलब वह जब से हॉस्पिटल से आए थे तब से लेकर अब तक वह सो रही थी, जो कि अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात थी। अनय बेड पर दृष्टि के बगल में बैठ गया। बेड पर वह उसकी तरफ देखते हुए खुद से बोला, इतनी देर से सो रही हो, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? ये बोलते हुए अनय दृष्टि के माथे पर हाथ फेरता है तो उसे एक जोर का झटका लगता है, क्योंकि दृष्टि का माथा भट्टी की तरह तप रहा था। मतलब दृष्टि को हाई फीवर हुआ था। कुछ सोचकर अनय के चेहरे पे सख्त एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वह दृष्टि के गालों को थपथपाते हुए बोला, वाइफी प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। पर दृष्टि की बॉडी में कोई हलचल नहीं हुई और उसे देखकर उसे लग रहा था जैसे उसने अनय की आवाज़ सुनी ही नहीं। अनय उसके गालों पर थपकी देकर दोबारा बोला, वाइफी मुझे तुम्हारे बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए जिद मत करो, अपनी आंखें खोलो। अनय को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उसने दृष्टि का हाथ अपने हाथों में लिया तो वह झूल गए। अब जाकर अनय को समझ आया कि इतने समय से जिसे वह सो रही समझ रहा था, असल में वह तो बेहोश थी। अनय ने बिल्कुल भी देर नहीं की और दृष्टि को उसी हालत में अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ लेकर जाने लगा। नीचे गौतम जी मीना जी को कुछ बता रहे थे। तभी अचानक दोनों की निगाहें अनय और दृष्टि पर पड़ी। गौतम जी को दृष्टि की इस तरह देखकर उनकी फिक्र हुई। गौतम जी दृष्टि की तरफ फिक्र भरी निगाहों से देखते हुए बोले, अनय बेटा, दृष्टि को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? अनय अपने चेहरे के पर दृष्टि के लिए ढेर सारा फिक्र लिए बोले, डैड उसे हाई फीवर है। ये बोलकर वह आगे बढ़ गया। गौतम जी उसके पीछे पीछे आते हुए बोले, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। अनय गौतम जी की तरफ देखते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए डैड, मैं सब संभाल लूँगा। आपकी बहू बहुत जल्द आपके सामने सही सलामत होगी। ये आपके बेटे का आपसे वादा है। गौतम जी अनय की आंखों में देख रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि अनय उनकी बहू का ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अनय गौतम जी की तरफ देखते हुए बोले, बस आप अपना ख्याल रखिएगा, वरना आपकी बहू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि उसके डैड ने उसकी एब्सेंस में अपना ध्यान नहीं रखा। गौतम जी दृष्टि के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, तुम फिक्र मत करना बेटा, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जाओ और जल्दी से मेरी बहू को ठीक करके लाओ। अनय हाँ में सिर हिला देता है और वह जल्दी से दृष्टि को लेकर कार में बैठ जाता है। उसके हाई फीवर ने तो अनय को डरा ही दिया था। अब जल्दी से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। हॉस्पिटल में अनय के ऑर्डर पर ड्राइवर ने आधे घंटे का रास्ता 15 मिनट में ही पूरा कर दिया था। उसकी इस हड़बड़ी देखकर समझ चुका था कि उसने उसे वहाँ पर आने पर कितनी जल्दबाजी की है। वहाँ लाने के बाद डॉक्टर को अपनी बीवी की तरफ इशारा करते बोला, डॉक्टर मेरी वाइफी को हाई फीवर हो गया है, प्लीज़ चेक करें। अनय दृष्टि के साथ साथ उस कमरे की तरफ भी आकर घुसने ही वाला थे कि डॉक्टर ने रुकते हुए बोले, मिस्टर रजावत प्लीज़ बी लिटिल पेशेंट, हम उनका चेकअप करने वाले हैं। अनय आहिस्ते से हाँ में सिर हिला देता है। अंदर दृष्टि के कमरे में 1-2 डॉक्टर और मौजूद थे। अनय कमरे के बाहर वह काफ़ी इम्पेशेंट होकर टहल रहा था। अनय जानता था दृष्टि को हाई फीवर हुआ है, पर फिर भी उसकी दृष्टि की हालत को देखकर उसे उसकी कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो रही थी। थोड़ी देर एक डॉक्टर दृष्टि का चेक करके बाहर आई, जिसे देखकर अनय ने अपनी आंखें में अपनी वाइफ के लिए ढेर सारी फिक्र लिए बोला, डॉक्टर क्या स्टेटस है, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? अनय की बातें सुनकर सामने खड़ी डॉक्टर शर्मा, जो कि अनय के कॉलेज के टाइम की उनकी क्लासमेट भी थी, वो अनय की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रजावत आप केबिन में आइए, हम अंदर बात करते हैं। डॉक्टर शर्मा की बातें सुनकर अनय ने दृष्टि की फिक्र तो बहुत हो रही थी। सच तो यह भी था कि वह अंदर ही अंदर दृष्टि को नुकसान पहुंचाने ही डर से मरा जा रहा था, क्योंकि इससे पहले भी एक बार इसी तरह उसकी वाइफी की तबीयत खराब हुई थी।
अनय डॉक्टर शर्मा के कैबिन के अंदर आकर बैठ चुका था। इस वक्त अनय के चेहरे पे काफी सर्द एक्सप्रेशन थे। उसका दिल इस वक्त दृष्टि की फिक्र में भरा हुआ था। डॉक्टर शर्मा ने एक गहरी सांस ली और अनय की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे अनय की फिक्र भरी आंखें हैरानी से, फिक्र से और बड़ी बड़ी हो गई और उसे उसकी उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट, अब आगे। अनय दृष्टि की हालत देखकर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो चुका था। हॉस्पिटल में आते ही डॉक्टर्स की पूरी टीम उसके चेकअप के लिए बिल्कुल रेडी थी। उसे वीआईपी वार्ड में सेट किया गया था। वक्त के साथ दृष्टि के बॉडी को टेम्परेचर कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा था। वह भी पसीना पसीना हो चुकी थी। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उनकी ट्रीटमेंट का कैसा पार्ट है जिसमें उन्हें इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ रहा है। तभी अनय को दृष्टि की पहल की सिचुएशन याद आई जब उसे पहले ही हाई फीवर आए थे, पर उस वक्त सिचुएशन उतनी खराब नहीं लग रही थी जिससे कि अब थी। डॉक्टर्स दृष्टि का चेकअप करने लगे और अनय बाहर खड़ा हुआ इधर उधर टहल कर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी डॉक्टर सहाय दृष्टि को चेकअप करके बाहर आई। उनके चेहरे पे इस वक्त दृष्टि को लेकर काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन थे। डॉक्टर सहाय अपने साथ वाले दूसरे डॉक्टर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं और वह वार्ड से बाहर निकल जाती हैं। बाहर अनय परेशान सा उनके बाहर आने का वेट कर रहा था। उन्हें देखकर अनय ने डॉक्टर सहाय को लगभग घेर ही लिया। वह डॉक्टर सहाय की तरफ फिक्र भरी आंखों से देखते हुए बोला, डॉक्टर सहाय कैसी है मेरी बीवी? डॉक्टर सहाय ने अनय को देखा और गहरी सांस ली और अनय को देखते हुए बोली, मिस्टर रजावत आइए हम मेरे केबिन में बात करते हैं। अनय ने बस आहिस्ते से हाँ में सिर हिला दिया। एक अनजान डर से उसका दिल भर आया। हिम्मत करके वह डॉक्टर सहाय के केबिन में आया और सामने की तरफ देखने लगा। डॉक्टर सहाय ने अनय को देखकर एक गहरी सांस ली और कुछ ऐसा कहा जिससे शायद अनय की उम्मीद नहीं थी। वह अनय की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रजावत आपकी वाइफ का ये फीवर नेचुरल नहीं है। अनय ने जैसे ही सुना उसकी तो हैरानी के मारे आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। दृष्टि का ये फीवर नेचुरल नहीं था तो फिर ये क्या था? किस चीज़ का साइड इफेक्ट था? अनय को ये सुनकर थोड़ा स्ट्रेंज तो लगा ही रहा था। वह डॉक्टर साय की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर आपके कहने का क्या मतलब है? प्लीज़ साफ साफ कहिए। डॉक्टर सहाय एक रिपोर्ट पढ़ते हुए बोली, मिस्टर रजावत आप इन्हें पिछली बार भी सेम इशू के लिए यहाँ लेकर आए थे, पर उस वक्त उनकी सिचुएशन इतनी वर्स नहीं थी जितनी कि अब है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें जानबूझकर उकसाया गया है इस सिचुएशन में आने के लिए। अनय कोल्ड टोन में बोला, आपको जो भी कहना है प्लीज़ साफ साफ कहिए। डॉक्टर सहाय अनय की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रजावत एक बात बताइए, क्या मिसेस रजावत किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट ले रही हैं? अनय तो आज पहली बार इस बारे में सुन रहा था। उसे इन सब का कोई आइडिया नहीं था। साथ ही उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि दृष्टि किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट कर रही थी या नहीं। वह डॉक्टर साय अनय की तरफ देखते हुए बोली, एक्चुअली मिस्टर रजावत उनकी सिचुएशन से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्हें किसी तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो कि उनकी ओवरी के लिए बहुत हार्मफुल है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मिसेस राजावत ने ऐसी हालत में खुद को इस ट्रीटमेंट के लिए राजी कैसे कर लिया। वो ट्रीटमेंट दृष्टि को ओवरी के लिए हार्मफुल है। फिलहाल के लिए तो डॉक्टर की ये बात अनय के सिर से ऊपर से जा रही थी, पर लास्ट लाइन में तरफ अनय का ध्यान गया तो डॉक्टर एकदम से देखने लगा। वह डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर आपने कहा कि दृष्टि को ऐसी हालत में वो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए थी। आप किस हालत की बात कर रही हैं? क्या आप मुझे बताएंगी? अनय की बातें सुनकर डॉक्टर साय ने हैरानी से बहुत ही हो रही थी और अनय को इतनी बड़ी बात पता कैसे नहीं है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रजावत आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप और मिसेस रजावत बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं, पर बच्चे की एज उनकी कंडीशन जानने के लिए उनके कुछ टेस्ट करने हैं। शाम तक उनमें रिजल्ट आ जाएगा। अनय ने जैसे ये सुना इसके कानों में जैसे यकीन ही नहीं हुआ। वह डॉक्टर साई की तरफ देखकर अपनी बड़ी बड़ी और हैरानी आंखों से देखते बोला, डॉक्टर आप सच कह रही हैं ना? अनय ने रिएक्शन से डॉक्टर्स ने यह बात साफ समझा चुकी थी कि अनय को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उन्हें हैरानी हो रही थी कि इतनी बड़ी बात भला उन्हें कैसे पता नहीं चला था। डॉक्टर साहब अनय की तरफ देखते हुए बोली, पर मिस्टर रजावत जिस तरह की सिचुएशन अभी आपकी वाइफ की है उसकी बॉडी भी काफ़ी वीक लग रही है।
अगर जल्द ही जल्द हेल्थ में सुधार नहीं आया तो उनकी प्रेगनेंसी काफ़ी रिस्की हो सकती है। अने डॉक्टर के इस वार्निंग को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। फिलहाल के लिए तो उसे शौक पर शौक मिल रहे थे। एक तो वह डैड बनने वाला है, इतनी बड़ी खुशखबरी उसे उस आज डॉक्टर से पता चल रही थी। अने सोच रहा था कि दृष्टि ने इस सब के बारे में उसे बताया क्यों नहीं, जबकि वह अपनी लाइफ की छोटी मोटी बातें उसे शेयर किया करती थी। फिर इतनी बड़ी बात उसने कैसे छिपा सकती है? क्या दृष्टि को भी उसी से अपनी प्रेगनेंसी की कोई खबर नहीं थी? पर ऐसे कैसे हो सकता था? इस वक्त अनय के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दृष्टि के साथ क्या हो रहा है। कुछ दिनों में वह दृष्टि को सारी सिचुएशन को बहुत ही ध्यान से गौर से देख रहा था। अचानक ही उसकी तबीयत का खराब हो जाना और थोड़े दिन बाद फिर से ठीक हो जाना, अनय को उसकी बहुत फिक्र होती है। पर दृष्टि थी कि हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती थी। यह सब सोचते हुए अनय काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा था। उसके मन में इस वक्त काफ़ी सारे थॉट्स चल रहे थे, पर उसने उन सबको एक तरफ किया। थोड़ी देर के लिए उसने खुद को शांत किया ताकि वह इस मोमेंट को जी सके। उसका इंतज़ार ना जाने वह कब से कर रहा था। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह बाप बनने वाला है। दृष्टि इस वक्त बेहोश थी। अनय दृष्टि के पास गया, उसके मुलायम हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे आहिस्ते से चूम लेता है। फिर दृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे को भी बहुत प्यार से चूम लेता है। यकायक अनय की निगाहें दृष्टि के पेट पर चली जाती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान भी। अनय अपना हाथ बढ़ा उसके पेट पर हाथ फेरता है और मन ही मन बोला, थैंक यू बच्चे, अपनी मम्मा और डैडी की ज़िंदगी में आने के लिए। अनय दृष्टि के होश में आने का वेट करने लगा। उसने ठान लिया था कि वह दृष्टि की हर छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखेगा, अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही करने नहीं देगा, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से वह देख रहा था कि उसकी बीवी खुद को लेकर कितनी लापरवाह हो गई थी। थोड़ी देर बाद अनय का फ़ोन रिंग होने लगा। उसने अपने मोबाइल पर स्क्रीन देखी तो वहाँ से उठकर बाहर की तरफ कॉल पिक करने चला गया। उसके जाने के 10 मिनट के अंदर ही दृष्टि भी होश में आ गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे जगह बिल्कुल जानी पहचानी नहीं लग रही थी। वह समझ चुकी थी कि यह उसका बेडरूम नहीं है। यही सोचकर उसकी अध खुली आंखें पूरी तरह से खुल गई। दृष्टि ने आसपास देखा तो उसे पता चला वह इस वक्त हॉस्पिटल में है। पर वो यहाँ क्या कर रही थी? जहाँ तक उसे पता था वो घर पर थी। फिर यूं अचानक हॉस्पिटल में? कुछ सोचकर दृष्टि को डर लगने लगा। वह पसीने से लथपथ और इधर उधर देख रही थी कि तभी अनय कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए अंदर आया। जैसे उसकी निगाहें दृष्टि की मासूमियत से भरे चेहरे पे पड़ी, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। उसे यह देखकर एक सुकून मिल गया कि दृष्टि को अब होश आ चुका है। पर वह कितना डर गया था जब वह बेहोश हो गई थी। दृष्टि के चेहरे पे आए पसीने को देखकर अनय समझ गया था कि शायद वह किसी बात को लेकर घबरा रही है। अनय दृष्टि के पास गया, उसके पसीने के भीगे चेहरे को एक रुमाल से साफ करते बोला, वाइफी, आर यू ऑलराइट? दृष्टि अनय की तरफ एक नज़र देखते हुए बोली, वो अनय में हॉस्पिटल में? ये पूछते हुए इसके चेहरे पे घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। अनय दृष्टि के गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, श्श, पहले तो तुम शांत हो जाओ। घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें फीवर हो गया था और तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें लेकर हॉस्पिटल आ गया था। दृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस आहिस्ते से अपना सिर हाँ में हिला दिया। दृष्टि को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उसकी सिचुएशन देखकर अनय ने दृष्टि को प्रेगनेंसी वाली बात नहीं बताई। वो दृष्टि के गाल को अपने हाथों में लेकर उसकी तरफ देखते बोला, वाइफी, मैं कब से देख रहा हूँ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या बात है, बताओ मुझे। अनय की बातें सुनकर दृष्टि ठिठक कर रह गई। उसे इस वक्त अनय का हर हाल में टालना ही था। वह उसे सच्चाई तो नहीं बता सकती थी कि आखिर क्यों उसकी तबीयत इस तरह से खराब हो रही थी। दृष्टि को अब जब अनय को टालने का कोई भी बहाना याद नहीं आया तो वो धीरे से बोली, अनय, मैं इस वक्त रेस्ट करना चाहती हूँ। अनय ने फिर कुछ नहीं कहा, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है, तुम थोड़ी देर और रेस्ट कर लो, फिर तुम्हारी ब्लड सैंपल देकर हमें मेंशन के लिए निकल जाएंगे। अनय की बातें सुनकर दृष्टि धीरे से बोली, ब्लड सैंपल? पर क्यों अनय? अनय दृष्टि की तरफ देखते बोला, तुम जानती हो ना तुम्हारी तबीयत आजकल कितनी ख़राब हो रही है और मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने अपनी तसल्ली के लिए तुम्हारे सारे टेस्ट करवाना चाहता हूँ। अनय की बातें सुनकर दृष्टि बोली, पर अनय, इन सब की क्या ज़रूरत है, मैं ठीक हूँ, बस जरा सा फीवर था और कुछ नहीं। दृष्टि की लापरवाही देखकर अनय को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह उसकी तरफ नाराज़गी से घूरते हुए बोला, बस वाइफी, अब एक शब्द और नहीं,
अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तो तुम समझने की नाम क्यों नहीं ले रही हो। सो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये एपिसोड 300 है और इसके पास सिर्फ 13 एपिसोड्स और बचे हैं। सो आपका सफ़र अच्छा रह रहा है तो मेरे लिए सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है ना। सो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।